एक आईएएस अफसर अपनी किसी जरूरी मीटिंग को अटेंड करने के बाद अपनी सरकारी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए जा रहे थे। तभी उनकी गाड़ी के सामने एक बेहद बड़ी बुजुर्ग महिला गाड़ी के सामने आ जाती है। उनकी हालात को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भीख मांग कर खाती हैं। जैसे ही वो बुजुर्ग महिला को गाड़ी के सामने आता देख गाड़ी के जो ड्राइवर हैं एकदम से वो ब्रेक लगा देते हैं। गाड़ी में बैठे सुरक्षा गार्ड बुजुर्ग महिला को गाड़ी के सामने से हटाने के लिए जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं, गाड़ी में बैठे रहम दिल वाले आईएएस अफसर अपने सुरक्षा गार्ड को गाड़ी से उतरने के लिए मना कर देते हैं और वो खुद ही गाड़ी से उतरकर उस महिला के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही बुजुर्ग महिला आईएएस अफसर को देखती है और कहने लगती है कि बेटे तुम मेरे लिए खाना लेकर आ गए हो, मैंने तुमसे खाना लाने के लिए कहा था। आईएएस अफसर बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर वो काफ़ी भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो काफ़ी बातों को सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, कौन थी वो बुजुर्ग महिला और आईएएस अफसर को बेटा क्यों कह रही थी? यदि बूढ़ी अम्मा आईएएस अफसर की अम्मा थी तो वो उन्होंने अपनी हालत इस तरीके की क्यों बना रखी थी? कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और फिर वही आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि मेरा हौसला ऐसे बना रहे और मैं फिर नए टॉपिक पर और शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक मोटिवेशन वाली जो स्टोरी है आपके सामने लेके आती रहूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सपोर्ट भी करना। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं और हमारी सपोर्ट ऐसे करते हैं। कहानी की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है बॉम्बे शहर में रहने वाले एक छोटे से गरीब परिवार की। परिवार में 6 सदस्य हैं, 2 पति पत्नी और 4 उनके बच्चे। पति का नाम तारिफ होता है और पत्नी का नाम नीरू। बड़े बेटे का नाम अरशद होता है। अरशद की उम्र लगभग 4.5 साल के आसपास रही होगी और जो 3 उनके भाई बहन हैं उनकी उम्र अभी छोटी है। तारिफ मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। नीरू घर पर ही रहकर अपने बच्चों की देखरेख करती है। तारिफ अपने परिवार के हर सदस्य की छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है। तारिफ का जो परिवार है वो एकदम खुश मिजाज परिवार है। तारिफ के परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तारिफ पैसे कमाने के लिए एक दिन बाहर गया हुआ था तो अचानक से उसकी मौत हो जाती है और जैसे ही नीरू को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है और वो अपना आपा खो बैठती है। तारिफ का अंतिम संस्कार किया जाता है और कुछ दिन के लिए तो शोक सभा भी रखी जाती है। नीरू के जो पड़ोसी हैं तो कुछ दिन तो नीरू के पड़ोसी नीरू के परिवार की मदद करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो पड़ोसी भी नीरू के परिवार की मदद करने से इनकार कर देते हैं। घर में जो खाने पीने की जो चीज़ें रखी हुई थी वो भी ख़त्म हो जाती हैं। नीरू के परिवार के ऊपर अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब नीरू के ऊपर 4 बच्चों की जो जिम्मेवारी है, पालने पोसने की सारी जिम्मेवारी नीरू के ऊपर आ जाती है। नीरू सोचने लगती है कि अब मुझे बच्चों का पेट भी पालना है और बच्चों की परवरिश भी अच्छे ढंग से करनी है। अब मुझे कुछ ना कुछ काम ज़रूर करना होगा। नीरू दूसरों के यहाँ काम करना शुरू कर देती है और अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान देने लग जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ साथ नीरू के परिवार को भूखमरी का सामना भी करना पड़ता है। एक दिन नीरू के सामने ही उसके बच्चे भूख से फड़फड़ा रहे थे तो नीरू अपने आप को कोस रही थी कि मेरे बच्चे मेरे ही सामने भूख से परेशान हैं, भूख से तड़फड़ा रहे हैं और मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। नीरू अब अपने बच्चों के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करती है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करती है ताकि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण, अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छे से कर सकूं। नीरू के ऊपर इतनी सारी मुसीबतें आ गई थी और जिससे नीरू के इन बातों का नीरू के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जहां नीरू काम किया करती थी अब नीरू अपने अच्छे ढंग से उस काम को नहीं किया करती है तो
मकान मालिक भी नीरू को काम से निकाल देते हैं। अब उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है, तो वो अब करे तो क्या करे। तो बच्चों की जो जिम्मेवारी है नीरू के सामने एकदम पहाड़ सा दिखाई देती है, क्योंकि उसके पास अब कोई बंदोबस्त या कोई प्रबंध उसके पास नहीं है, ना ही उसके पास कोई काम है। नीरू एक फैसला ले लेती है और अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ने का मन बना लेती है। नीरू अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ने के लिए जैसे ही जाती है, नीरू अनाथ आश्रम के चेयरमैन से जाकर बात करती है और उसको अपनी सारी कहानी के बारे में बताती है। तो अनाथ आश्रम के जो चेयरमैन है वो बच्चों के रखने के लिए हाँ कर देते हैं और वो बच्चों को रख लेते हैं। नीरू आश्रम के चेयरमैन से कहती कि मैं अपने बच्चों की जो अब परवरिश करने में असमर्थ हूँ। अब मैं अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पाऊँगी। यदि मेरे बच्चे आश्रम में रहेंगे तो यहाँ इन्हें कम से कम खाने के लिए खाना तो मिलेगा। यदि बच्चे मेरे साथ रहते हैं तो मेरे साथ तो भूखे ही मर जाएंगे। मैं बच्चों की परवरिश नहीं कर पाऊँगी। मैं तो अपना गुजारा इधर किधर मांग कर भी कर लूँगी। नीरू अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़कर दिल पे बड़ा पत्थर रखकर वहाँ से चली जाती है। नीरू के तीनों बच्चों को तो किसी के द्वारा गोद ले लिया गया था, लेकिन जो अरशद था उसको किसी ने गोद नहीं लिया था, क्योंकि बड़े बच्चों को कोई गोद नहीं लेता है। अब केवल अरशद ही अनाथ आश्रम में रह गया था। अब अरशद की जो पढ़ाई है वो भी शुरू हो जाती है। अरशद की जो स्कूली ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, जैसे जैसे समय बीता और समय के साथ साथ अरशद अपने स्कूली ग्रेजुएशन की पढ़ाई को आश्रम में रहकर ही पूरी कर लेता है। लेकिन जो भी वीआईपी सूट बूट और बड़ी गाड़ियों में आश्रम में बच्चों को गोद लेने के लिए आते थे, अरशद उन सभी को एक बार एकटक देखा करता था और वो मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे इनकी तरह की ज़िंदगी जीनी है, जो ये अच्छी कपड़ा पहनते हैं और बड़ी गाड़ियों में आते हैं, और मुझे अपना सपना ज़रूर पूरा करना है, चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। मुझे इसी तरह की ज़िंदगी जीनी है और काफ़ी सारा मुझे धन भी कमाना है। अरशद सोचता है कि मैं आश्रम में रह के ये सब कुछ नहीं कर सकूंगा, मुझे आश्रम से बाहर जाना होगा, तभी मैं कुछ कर सकूंगा। अरशद की उम्र 18 साल की हो जाती है। अरशद आश्रम से बाहर आ जाता है और बाहर आकर वो पहले तो छोटी मोटी नौकरी ढूंढता है, लेकिन अरशद को छोटी सी नौकरी मिल जाती है, वो भी जो सुबह सुबह न्यूज़पेपर बांटने की नौकरी उसे मिल जाती है। जितना पैसा अरशद को उससे मिलता था उसी में वो खुश रहता था। अरशद अब अपना ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन ले लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, वो और हाथ पांव मारता है और ज़्यादा से ज़्यादा काम ढूंढने की कोशिश करता है। इसके बाद अरशद दूसरा काम ढूंढता है, वो जूतों पे पॉलिश का काम उसे मिल जाता है, और दूसरा उसे जो गाड़ियों पे कपड़ा मारता है वो भी वो करता है। और जब उसे बीच में थोड़ा बहुत टाइम मिलता तो वो बच्चों को ट्यूशन भी दे लिया करता था। इन सब का जितना भी पैसा इकट्ठा होता था वो पहले तो अपनी पढ़ाई में लगाता था और फिर वो अपने खाने पीने में उस पैसे को लगाता था। अरशद दिन रात मेहनत करता था, लेकिन वो अपनी पढ़ाई पर भी पूरा फोकस रखता था और उसे अपने उस मुकाम को, उस सपने को ज़रूर पूरा करना है जो उसने आश्रम में रहकर उन जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती थी उनको देखा करता था। जैसे समय होता और समय के साथ साथ उसकी जो अरशद की जो मेहनत है वो रंग लाती है और एक ही झटके में अरशद अपने टेस्ट को क्लियर कर देता है। और जैसे ही दूसरा राउंड होता है वो उस पेपर को भी पास कर लेता है, और जो उसके यार जो जहाँ जिस एरिए में वो रहता, जो उसके आसपास के जो बड़े बूढ़े और उसके यारे प्यारे थे, और जो अरशद इस बात की जानकारी लेते हैं, उनको पता चलता है कि एक ही झटके में अरशद ने ये टेस्ट पास कर लिया है, तो वो उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं, उसका हौसला बनाते हैं और उसको कहते हैं कि और आगे बढ़ो और मेहनत करो। वो भी काफ़ी खुश होते हैं और अरशद का ऐसे हौसला बनाते हैं।
अरशद ने दोनों ही अपने जो टेस्ट हैं वो क्लियर कर लेता है। अब उसके इंटरव्यू की डेट आती है और जैसे ही अरशद के इंटरव्यू की डेट आती है, अरशद सुबह सुबह बहुत ही जल्दी उठता है और वो अपने जैसे भी उसके पास कपड़े थे तो वो अपने कपड़े पहनकर इंटरव्यू में अंदर जाकर जैसे ही बैठता है तो इंटरव्यू लेने वाले जो अफसर होते हैं तो सबसे पहले तो वो अरशद को देखते हैं, हैरान रह जाते हैं कि जिस तरीके का उसका होलिया था, उसके पास सादे कपड़े थे, मैले कुचले तो नहीं थे, लेकिन अरशद के कपड़े इतने अच्छे नहीं थे जो उसने पहने थे। जैसे उसके हालात थे तो कपड़े उसने ठीक ठाक ही पहने थे। तो सबसे पहले तो जो इंटरव्यू लेने वाले अफसर होते हैं वो अरशद की कहानी के बारे में जानते हैं और वो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी ऐसी हालात में रहकर और यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है और तुमने इस हालात में रहकर और तुम यहाँ तक पहुँचे हो। लेकिन जिन बच्चों के पास सब कुछ होता है तो वो तो बहाना बना देते हैं, मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मुझे वो चीज़ नहीं मिली। लेकिन वो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं जिनके पास सब कुछ फैसिलिटी होती हैं, जिनके माँ बाप उन्हें करवाना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन तुमने मेहनत की, तुम्हारी मेहनत रंग लाई और तुमने कोशिश करी, अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम यहाँ तक पहुँचे हैं। और उसके बाद वो अरशद अपनी सारी जो कहानी है पीछे से और लास्ट तक की, कैसे कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा और कैसे मैंने अपने स्कूली ग्रेजुएशन आश्रम में रहकर पूरा की और जैसे जैसे मैंने मेहनत करके उनको इंटरव्यू वाले अफसरों को, अरशद ने पूरी कहानी अपनी इंटरव्यू वाले अफसरों को सुना दी और इंटरव्यू लेने वाले अफसर अपनी आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं और उससे इंटरव्यू के प्रश्न पूछते हैं तो अपनी वो कार्रवाई पूरी कर देते हैं और अरशद से कहते हैं ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट के बारे में तुम्हारे फ़ोन पे या किसी पे मैसेज डाल देंगे। तो वो उनका अरशद का इंटरव्यू हो जाता है और वो अपना इंटरव्यू देकर बाहर आ जाता है। लेकिन कई रोज़ हो गए थे तो वो अपनी रात और दिन एक एक लगन में वो लगा रहता है, पता नहीं मेरा इंटरव्यू कैसा होगा, पता नहीं रिजल्ट मेरा कैसा आएगा। वो अपने रिजल्ट के बारे में सोचा करता है। इस दिन अरशद का रिजल्ट आता है, उस दिन वो अपने सेठ की गाड़ी को साफ कर रहा था। तो जिस सेठ के पास वो अरशद रहता था तो उस सेठ ने भी उसकी पढ़ाई में, अरशद की पढ़ाई में काफ़ी हेल्प किया। कभी जैसे फीस नहीं पहुंची या कोई कॉपी किताब लेनी है तो बताना। तो सेठ जी अपने जीने पर बैठ जाते हैं और रिजल्ट के आने की वेट करते हैं और सेठ जी भगवान से मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी, इस इतनी मेहनत करने वाले बच्चे का सिलेक्शन ज़रूर होना चाहिए। ये बच्चा दिन रात कड़ी करके मैं और एक ईमानदार बच्चा है, इसका सिलेक्शन ज़रूर होना चाहिए। और सेठ जी भगवान से मन ही मन प्रार्थना करते हैं और उनसे ढेर सारी दुआ भी करते हैं। लेकिन जैसे ही सेठ जी भगवान से दुआ कर रहे थे तो अचानक से उन फ़ोन के ऊपर मैसेज आता है और जैसे ही मैसेज आता है तुरंत सेठ जी अरशद से कहते हैं कि तुम्हारा इंटरव्यू का जो रिजल्ट है और आ गया है और तुम अपने इंटरव्यू में पास हो गए हो और तुम्हारा सिलेक्शन तुम एक IAS अफसर बन गए हो। तो जैसे ही अरशद सेठ जी के मुंह से इस खुशखबरी को सुनता है तो वो बहुत ही खुश होता है और तुरंत ही वो सेठ जी के पैर को छूने लगता है। लेकिन सेठ जी अरशद के दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं और उसे ऊपर उठाते हैं और सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम बहुत बड़े IAS अफसर बन गए हो और तुम्हारी अब जगह पैरों में नहीं, अब तुम हमारे गले मिलो। सेठ जी अरशद को अपने गले से लगा लेते हैं और दोनों सेठ जी अरशद को खूब ढेर सारी बधाई देते हैं और खूब खुश होते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है और अरशद की जो ट्रेनिंग है वो 2 साल की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। अरशद अपनी ट्रेनिंग करके जैसे ही अपने गांव वापस आता है तो वो अपने जहाँ पर अरशद का सिलेक्शन होता है, जहाँ पर अरशद का ट्रांसफ़र होता है, अब अरशद अपने काम को बहुत ही ईमानदारी और बड़े ही अच्छे ढंग से करता है और सभी जगह से जहाँ जिस के पास अरशद रहा करता था, जिससे बातें किया करता था, सभी एकदम चकित और हैरान रह गए हैं जब अरशद का जो सिलेक्शन है वो एक IAS अफसर की तरह हो जाता है।
लेकिन जैसे ही यहाँ एक अभी अभी कोई नया क्राइम हो गया है और नए क्राइम को सुलझाने के लिए अरशद को एक नई मीटिंग रखनी पड़ती है। अरशद एक नई मीटिंग रखते हैं और वहाँ उस मीटिंग में जो आसपास के जितने भी जो पुलिस अफसर थे सभी को बुलाया जाता है और उस केस के बारे में बातचीत की जाती है। अरशद उस केस के बारे में सबसे बातचीत करके और जैसे ही अपनी सरकारी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी एक बेहद बड़ी बुजुर्ग महिला गाड़ी के सामने आ जाती है। तो उसकी हालत से ऐसा लग रहा था कि वो भीख मांगकर खाती है और उसकी जो दिमागी हालत है वो भी ठीक नहीं है। तो जैसे ही उस बुजुर्ग महिला गाड़ी के सामने आ जाती है तो उस बुजुर्ग महिला को देखते ही गाड़ी के जो ड्राइवर है वो गाड़ी के ब्रेक को दबा देता है। उस बुजुर्ग महिला को गाड़ी के सामने से हटाने के लिए गाड़ी में जो बैठे सुरक्षा गार्ड गाड़ी से उतरने की कोशिश करते हैं। तभी गाड़ी में बैठे रहम दिल वाले आईएएस अफसर अपने सुरक्षा गार्ड को गाड़ी से उतरने के लिए मना कर देते हैं और वो खुद ही गाड़ी से उतरकर उस बुजुर्ग महिला के पास जाते हैं। तो उस बुजुर्ग महिला आईएएस अफसर को देखकर एकदम से कहते हैं कि बेटा तू खाना लेकर आ गया है, मुझे भूख लगी है, मैंने तुम पे खाना मंगाया था। जैसे ही आईएएस अफसर उस बुजुर्ग बुढ़िया के मुंह से ये बातें सुनते हैं तो वो बेहद भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो काफ़ी बातों पर सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आईएएस अफसर उस बूढ़ी माँ जी को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी को एक होटल की तरफ मोड़ लेते हैं। होटल में जाकर आईएएस अफसर बूढ़ी अम्मा को पहले तो इत्मीनान से खाना खाते हैं तो उसके बाद आईएएस अफसर बूढ़ी अम्मा को एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहाँ जाकर डॉक्टर साहब से उनका चेकअप करवाते हैं। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब बूढ़ी अम्मा का चेकअप करके आईएएस अफसर से कहते हैं कि यदि इनका इलाज अच्छे से हो जाएगा, ये दवाइयाँ ठीक तरीके से ले लेंगी तो ये एकदम बिल्कुल फिट हो जाएंगी। तो आईएएस अफसर बूढ़ी अम्मा को हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं और फिर वो अपने घर के लिए आ जाते हैं। लेकिन 6 महीने जैसे जैसे समय बीता और समय के साथ साथ बूढ़ी अम्मा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाए हुए अरशद को 6 महीने हो गए थे। तो एक दिन हॉस्पिटल से अरशद के पास फ़ोन आता है और कहता है कि जो ये अम्मा जी हैं इनकी हालत एकदम ठीक हो गई है, ये स्वस्थ हो गई हैं, आप इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा लीजिए और अपने साथ ले जाइए। जैसे ही अरशद के पास डॉक्टर साहब का फ़ोन आता है और अरशद अपनी गाड़ी को उठाकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है और बूढ़ी अम्मा को अपने घर ले आता है। तो जैसे ही बूढ़ी अम्मा को अरशद अपने घर ले आता है और वो बूढ़ी अम्मा से कहते हैं कि अम्मा अब तुम इसी घर में रहो और मैं और आप इसी घर में एक साथ रहेंगे और आपको यहाँ किसी भी तरह की कोई भी परेशानी और किसी भी बात की कोई भी तुम्हें यहाँ चिंता नहीं होगी। जैसे ही माँ जी अरशद के मुंह से इन बातों को सुनती है तो वो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अरशद से पूछ बैठती है कि बेटा तुम कौन हो और मुझे अपने साथ में इस तरह से क्यों रख रहे हो। अरशद बूढ़ी अम्मा से कहते हैं कि आप मुझे रोड पर मिली थी और आपने मुझे वहाँ पर बेटा कहा था, तो उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि आप मेरे साथ रहेंगी मेरी माँ बनकर। अरशद माँ जी से कहता है कि मैं तो एक अनाथ हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं तो वैसे भी अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ। और जैसे ही अनाथ आश्रम का नाम माँ जी सुनती हैं तो वो एकदम से, जैसे ही माँ जी के सामने अनाथ आश्रम का नाम आता है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है
और तभी वो अरशद से अपनी जो कहानी है उसको बताती है कि हम बॉम्बे शहर में रहते थे और मेरे पति का नाम तारिफ था और मेरे पति की अचानक से मौत हो गई थी और मैं जब अपने बच्चों के पालन पोषण करने में असमर्थ रह जाती हूँ। लेकिन मैंने अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए काफ़ी मेहनत की, लेकिन मैं फिर भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाई और मैंने अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। उसके बाद अरशद माँ से पूछता है कि माँ जी, तुम अनाथ आश्रम में हमें छोड़ने के बाद हमसे कभी भी मिलने आश्रम में नहीं आई। तो माँ जी अरशद से कहती है कि तुम्हारे अनाथ आश्रम में छोड़ने के बाद जैसे ही मैं आश्रम से निकलती हूँ तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद मुझे अभी अभी होश आया है और मुझे ये नहीं पता था कि मैं कहाँ पर हूँ। तो अरशद अपनी माँ की मजबूरी को समझ जाता है कि तभी तो माँ की जो ये हालत है, ये माँ की जो याददाश्त है वो चली गई थी। तो आज ही माँ जी लंबे समय के बाद ठीक हुई हैं। अरशद अपने पास माँ जी को रखकर उनकी सेवा करने लगता है। अरशद माँ जी से पूछता है कि माँ जी, तुम्हारे बड़े बेटे का नाम क्या? तो माँ जी अपने बड़े बेटे का नाम अरशद बताती है। तो जैसे ही माँ जी के मुँह से अरशद अपना नाम सुनता है तो अपने माँ जी से कहता है कि मैं ही तो तुम्हारा अरशद हूँ। तो जैसे ही अरशद माँ जी और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं तो अरशद माँ जी को गले से लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। अरशद माँ जी को अपने पास रखकर और माँ जी की सेवा करते हैं और उनकी जो माँ जी हैं वो एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन अरशद की जो माँ है वो अरशद से कहने लगते कि बेटा, तुम तो यहाँ और जो तेरे 3 भाई बहन थे वो कहाँ पर हैं? तो अरशद माँ जी से कहता कि माँ जी, जब तुम मुझे मिल गई हो तो मेरे तीनों बहन भाई भी मुझे मिल जाएंगे। अगले दिन अरशद नहा धोकर आईपीएस अफसर अपना अनाथ आश्रम जाते हैं और वहाँ से वो अपने भाई बहन का पता तो अरशद अनाथ आश्रम में जाकर और जो लोग उनको गोद लेकर गए थे उनका एड्रेस निकलवाते हैं और उनके एड्रेस पर पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही अरशद उनके एड्रेस पर पहुंचते हैं तो उनको वहां जाकर पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से व्यतीत हो रही है। जो उनको गोद लेकर गए थे तो उन्होंने उनकी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतर बना दिया। उनको किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी नहीं है। तो अरशद जैसे ही घर आता है और अपनी माँ को बताता है कि माँ, मैंने भी उनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। वो सभी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश हैं और वो उनको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी। के बाद अरशद कहते हैं कि माँ, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और यहाँ पर मैं और आप रहेंगे और हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से व्यतीत करेंगे। तो दोनों माँ बेटा एक ही साथ एक ही मकान में रहते और खुशी खुशी रहते हैं। और जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ साथ अरशद की जो माँ है वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा, अब तुम जवान भी हो गए हो, अपने पैरों पर भी खड़े हो गए हो और क्यों ना तुम अब शादी कर लो। तो अरशद अपनी माँ की बात को मान लेता है और वो अपने लिए लड़की ढूंढने लगता है। उसे एक लड़की अपनी पसंद की मिल जाती है। वो माँ की सहमति लेकर, माँ को पसंद दिखाकर वो उस लड़की से शादी कर लेता है। तो अरशद अपने काम के लिए अक्सर बाहर ही रहा करता है और उनकी जो अरशद की जो पत्नी है वो अपनी सास के साथ रहकर और अपनी सास की वो सेवा बहुत अच्छे तरीके से किया करती है और दोनों सास बहू अरशद के पीछे घर पर बड़ी हंसी खुशी रहा करती हैं। अरशद की जो पत्नी है वो अपनी सास की बहुत अच्छी तरीके से सेवा करती है। दोस्तों, मैं लास्ट में आपसे एक बात कहना चाहूँगी। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही शिक्षाप्रद है। इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर चाहिए। ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि जिन बच्चों के पास सब कुछ होता है लेकिन वो जब भी कुछ नहीं कर पाते हैं, कि उनको हर तरह की फैसिलिटी होती है लेकिन फिर भी वो मेहनत अपने जीवन में मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन उनको भी इसी तरह और अरशद की तरह मेहनत करनी चाहिए। लेकिन अरशद के पास तो कुछ नहीं था, उसके आगे पीछे तो माँ बाप भी नहीं थे। वो एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा और अनाथ आश्रम से ही उसने शिक्षा ली और फिर उसके बाद अनाथ आश्रम से बाहर जाकर उसने जूतों पर पॉलिश की
गाड़ियों के ऊपर कपड़ा लगाया, शीशे साफ करे और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। उसने इतना सारा काम किया और सुबह सुबह वो न्यूज़पेपर भी बांटता था। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ उसने अपने खर्चे के लिए, अपना खर्चा निकालने के लिए साथ के साथ उसने इतने काम भी किया और फिर भी उसने अपने मेहनत करके अपने मुकाम को भी हासिल करके दिखाया। और इससे सभी बच्चों को शिक्षा लेनी चाहिए और कि उसने एक बिना माँ बाप के बच्चे ने अनाथ आश्रम में रहकर और आज वो उसने IPS की जो कुर्सी है वो उस पर बैठा है। और ऐसे जो बच्चे हैं मेहनत करने वाले, मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूँ और सलूट भी मैं उनको करती हूँ कि सभी बच्चों को, उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, उसने तो अकेला दिन रात मेहनत करके उस मुकाम को हासिल किया। सभी बच्चों से मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सभी को अरशद से शिक्षा ज़रूर लेनी चाहिए। ये एक जो स्टोरी है, जो ये कहानी है, जो हमने ये वीडियो बनाई है, यही सोच के बनाई है। बड़े घर के जितने भी बच्चे होंगे वो कभी भी कामयाब नहीं मिलेंगे। मेरी यदि आपको ये बात बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। जितने भी बड़े घरों के बच्चे हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। वो सोचते हैं हमारे पास तो सब कुछ है, हमें क्या मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मेहनत और कामयाबी अरशद के जैसी होनी चाहिए, जैसे उस बच्चे ने अपना जो मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल किया, अपने सपनों को हासिल किया और फिर वो मम्मी और बेटा मिल भी गए। सभी बच्चों से मेरी बार बार यही कहना है कि इस स्टोरी से प्रेरणा ज़रूर लेनी चाहिए। शिक्षाप्रद ये कहानी है। आपको ये वीडियो, जो भी ये इस वीडियो को देखे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये कहानी एक बहुत ही प्रेरणा देगी सभी बच्चों को, ये कुछ ना कुछ दे के ज़रूर जाएगी। ये स्पेशल बच्चों के लिए स्टोरी है, बच्चों के लिए ये वीडियो है। और लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे अरशद के बारे में, क्या कहना चाहोगे उसकी मम्मी के बारे में? और फिर हम आपसे लेते हैं विदा और फिर आते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप इस वीडियो में बने रहें और चलते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करते रहें। और आपकी जो मेहनत है वो ज़रूर सफल होगी। और आप एक बार करके तो देखिए, आप शिक्षा लेकर तो देखिए। चलिए अब चलते हैं। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ, नई स्टोरी के साथ।